हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी? ठीक हैं? और सब पढ़ाई कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है? चलिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अगला साल बोर्ड आ रहा है ना। मान लीजिए आप कोरोना का एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं कि कोरोना था इसलिए मेरा परसेंटेज कम आ गया, चाहे कुछ भी। कब तक दीजिएगा? जब मान लीजिए 2-3 साल बाद, कहीं 4 साल बाद, ग्रेजुएशन के बाद जॉब के लिए अप्लाई कीजिएगा और परसेंटेज कम रहेगा तो क्या बोलिएगा? कोरोना था इसलिए मेरा परसेंटेज कम हो गया। उससे क्या फ़र्क पड़ता है ना? बहुत अभी आप ही लोग के ग्रुप में बहुत बच्चे होंगे सीरियसली पढ़ाई कर रहे होंगे। समझ में आया? आपको भी उतना ही सीरियस होकर पढ़ाई करना है। समझ रहे ना? ऐसा नहीं है, एक्सक्यूज नहीं दे सकते। लाइफ में एक्सक्यूज बहुत होते हैं, तो एक्सक्यूज देना सही नहीं होता है। देखा जाए तो हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए एक्सक्यूज है लाइफ में। तो ये एक्सक्यूज मत दीजिएगा कोरोना के चलते हम अच्छे से नहीं पढ़ पाए, चाहे कुछ भी ऐसा। ठीक है ना? इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। तो मैं हूँ तिवारी सर, और आपका हमारा प्यारा सा चैनल फिजिक्स प्लस पे आप सभी का स्वागत है। तो चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं नया टॉपिक लेकर के। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। अभी तक हम लोग गॉस थ्योरम क्या है वो पढ़े थे, ठीक है ना? लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, गॉस थ्योरम का प्रूफ किए थे हम लोग, ठीक है ना? आज के क्लास में हम लोग उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन कैसे कहाँ अप्लीकेबल है गॉस थ्योरम, और कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसको, हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। वही हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला एप्लीकेशन आता है कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। ठीक है? गॉस थ्योरम का यूज करते हुए हम लोग कूलम्स लॉ को डिराइव करेंगे। देखिए, ये जो हमारा डेरिवेशन है कूलम्स लॉ का गॉस थ्योरम यूज करके, ये लगभग ऐसा है, इसका प्रूफ में थोड़ा थोड़ा मैच करता है जो हम लोग गॉस थ्योरम प्रूफ किए थे, ठीक है? उसी तरीके से थोड़ा सा ही मैच करता है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एक स्पीयर लेते हैं, गॉसियन सरफेस लेते हैं, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस, जिसके सेंटर में चार्ज क्यू को रखते हैं और इसका रेडियस आर लेते हैं। हम लोग फिर से वहीं छोटा सा एक एलिमेंट डी ए, ठीक है, छोटा सा एरिया का जो एलिमेंट है डी ए, हम लोग इसके सरफेस पे कंसिडर करते हैं, जिसका डायरेक्शन हमको पता है आउटवर्ड नॉर्मल होता है, ठीक है? और यहाँ चार्ज प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की ओर जाती दिखती है, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमको पता था, लास्ट क्लास बताए थे, स्पीयर के हर एक सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका थ्योरी पर्सन थोड़ा देखते हैं। हमने क्या लिखा है, लेट अस कंसिडर अ पॉइंट चार्ज क्यू। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज क्यू कंसिडर कीजिए, सराउंडेड बाय अ स्पेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर, जो किससे सराउंडेड है? एक स्पेरिकल सरफेस से। एक्चुअली स्पेरिकल सरफेस कैसे बने कि हाइपोथेटिकल है, गॉसियन स्पेरिकल सरफेस है, ठीक है? हम लोग एज्यूम करते हैं, जिसका रेडियस कितना है? आर है, सेंटर्ड एट चार्ज क्यू, जिसका सेंटर चार्ज क्यू के पास रखा हुआ है, या फिर चार्ज क्यू उसके सेंटर पर रखा हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं, एज सोन इन फिगर। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यहाँ डी ए क्या है? डी ए इज ए स्मॉल एरिया ऑन द सरफेस ऑफ स्पीयर हुज डायरेक्शन इज आउटवर्ड नॉर्मल, जिसका डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल है, अभी तो बता रहे थे हम, ठीक है? तो समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्मॉल एरिया डी ए इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमको पता है कि डी फाई इज इक्वल टू होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। आगे देखें तो क्या हो जाएगा, ये डी फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, डेट इंप्लाई डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? यहाँ पे देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जा रहा है, एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड जा रहा है, दोनों में एंगल कितना है? 0 डिग्री, पैरेलल है एक दूसरे से, तो ये 0 डिग्री हो गया। सिंस यहाँ पे लगा दीजिए, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू एरिया वेक्टर, तो कॉस 0 पे कितना था? 1, तो ये हो जाएगा डी फाई इक्वल टू ई डी ए हो जाएगा। अब नेट फ्लक्स निकालना हो, ये तो छोटा सा एरिया के लिए छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमको पूरा फ्लक्स निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है? और लिमिट डालेंगे यहाँ 0 से फाई, और यहाँ लिमिट डालेंगे 0 से, हम लोग का पूरा छोटा सा एरिया ये हो गया। ऐसे करके
मैं बहुत छोटा 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 एरिया यदि काटूँ तो एक स्पीयर का पूरा सरफेस देखा जाए, ठीक है, तो कितना होता है 4πr² होता है। तो इसलिए हमारा नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस कितना हो जाएगा, d∅ का इंटीग्रेशन 0 से फाई, ठीक है, और EdA का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4πr², ठीक है। फिर आगे देखिए तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन। हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड सभी पॉइंट पे कांस्टेंट है, इज कांस्टेंट एवरीवेयर ऑन द सरफेस। तो इंटीग्रेशन से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन DA का कितना हो जाएगा, d∅ का इंटीग्रेशन फाई हो गया और E बाहर आ गया, और DA का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ पड़ेगा, 0 से 4πr², ठीक है। तो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो कितना 4πr² बचेगा यहाँ पे, और E मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाई इजिकल टू कितना हमारा है, हमारा आया फाई इजिकल टू E इंटू 4πr²। इक्वेशन 1 बना देंगे इसको। फिर हमको पता है गॉस थ्योरम, हम लोग को जो गॉस थ्योरम था उससे हम लोग को पता है, वी नो फाई इजिकल टू होता है Q इनसाइड अपन एप्सिलॉन नॉट। जो भी चार्ज एनक्लोज्ड है अपन एप्सिलॉन नॉट हमेशा क्या देता है, फ्लक्स देता है। एक गॉस थ्योरम दिए थे, ठीक है, शॉर्टकट निकाले थे। वहाँ से इक्वेशन और इक्वेशन 2 का यूज करके देखिए तो क्या हो सकता है, E इंटू 4πr² इक्वल है किसके, Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। और Q इन कितना है, अंदर में चार्ज, स्फीयर के अंदर कितना चार्ज बनता था हमारा, सिर्फ एक Q। तो Q इन की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, Q इन की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, Q लिख देंगे। तो ये बन जाएगा E इजिकल टू Q इन की जगह Q अपॉन 4πr² इंटू एप्सिलॉन नॉट, सिंस Q इन इजिकल टू Q, यहाँ लिख दिया मैंने रीजन। E हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो F अपॉन Q0 इजिकल टू Q अपॉन 4πr², ठीक है। यहाँ से F इजिकल टू कितना हो जाएगा, एक Q0 चल जाइए उधर ले जाइए, हो जाएगा Q0 अपॉन 4πr²। देखिए तो यही तो कूलम्स लोग कहता है 1/4πr², Q1 Q2 अपॉन r²। समझ में आया, ये आपका कूलम्स लॉ का प्रूफ यूजिंग गॉस थ्योरम। समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। हम लोग को क्या अब निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी थिन इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण। हमारे पास क्या दिया रहेगा, एक लंबा सा इन्फिनाइट लेंथ का पतला सा वायर दिया रहेगा, ठीक है, जिस पे हमने मान रखा है चार्ज प्लस 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 है, माइनस भी दे सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। माइनस देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो बाहर जा रहा है, ठीक है। तो माइनस प्लस से कोई चक्कर नहीं है, प्लस निकाल लेंगे तो माइनस पता चल जाएगा सिर्फ डायरेक्शन चेंज करके, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया है, हमको निकालना है कि एक हमारे पास लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, पतला सा थीन है, ठीक है, 1 डायमेंशनल बॉडी है। उसका हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा कितना दिया है, dq अपन dl या फिर q अपन l। इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण, ठीक है, हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी पॉइंट P पे इससे r डिस्टेंस दूर, ठीक है, इस वायर से r डिस्टेंस दूर पे हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हम लोग को। समझ में आया, चलिए तो इसका हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी पार्ट लिखेंगे पहले। कंसीडर अ थिन इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। हम लोग क्या करेंगे, एक पतला सा वायर लेंगे जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने, क्योंकि गॉस थ्योरम का यूज करना है हम लोग को, तो हम लोग को एक हाइपोथेटिकल सरफेस चाहिए। जैसे पिछला क्वेश्चन में हम लोग जो कूलम्स लॉ प्रूव कर रहे थे, तो सेंटर में क्या था, सेंटर में चार्ज रखा हुआ था Q। तो उसको देखिए अपने हिसाब से हम लोग जो भी कन्वीनियंट होता है उसको यूज करते हैं। वहाँ हमने स्पेरिकल गॉसियन सरफेस बनाया था पिछला क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे हमारे लिए कन्वीनियंट क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ चार्ज, हर जगह एक छोटा छोटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हर एक चार्ज के लिए हम लोग यदि देखा जाए, यदि बनाया जाए गॉसियन सरफेस, ठीक है, तो यहाँ पे कन्वीनियंट हमारे लिए एक सिलेंडर भी तो क्लोज सरफेस होता है, क्लोज सरफेस एरिया। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लोज्ड स्पेरिकल सरफेस बनाएंगे, क्लोज्ड सिलिंड्रिकल सरफेस बनाएंगे, ठीक है। और इसी को हम लोग मान के चलेंगे गॉसियन सरफेस। इस बार इस क्वेश्चन के लिए, जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए,
हम लोग स्पेरिकल के ना लेकर के हम लोग सिलिंड्रिकल सरफेस लेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग को इस पी पॉइंट पे चाहिए जो कि यहाँ से आर डिस्टेंस दूर है। तो आर डिस्टेंस दूर, हर जगह आर डिस्टेंस दूर है। एक्चुअली थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, बट आप लोग थोड़ा स्केल से यूज करके सीधा से बनाइएगा। ये आर डिस्टेंस दूर, तो हर जगह आर आर पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे सब जगह सेम होगी, है ना। यहाँ भी सेम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एक पेन है, ऐसे पेन के यहाँ पे इस पॉइंट पे यदि सर्कल एक बना दूँ मैं, तो सर्कल के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? तो हम लोग मान लेते हैं एक हम लोग सिलिंड्रिकल सरफेस लेंगे इस इन्फिनाइट लेंथ के अराउंड, ठीक है, जिसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोलेंगे, जिसका लेंथ हम लोग लेंगे कितना, स्मॉल एल, और उस सिलेंडर का रेडियस कितना लेंगे, आर, स्मॉल आर। अब इसमें एक चीज़ नोटिस कीजिए, सिलेंडर में कितने सरफेसेस होते हैं? सिलेंडर कितने सरफेस से मिलकर बनता है? 3 सरफेस से। एक तो ऊपर में दिखेगा ये जो फ्लैट वाला, एक नीचे में दिखेगा फ्लैट वाला, इसको हम लोग S1 बोल देते हैं। एक सर्कल ऊपर होगा, S2 बोल देंगे। और एक देखिए एक कर्व बनता है कि नहीं, ये सिलेंडर मानिए, इसको मैं पेन को सिलेंडर मानता हूँ, तो ये हो गया एक अपना, ये सरफेस एक हो गया, इसको थोड़ा काट के यदि देखा जाए तो 2 हो जाएगा। और ये देखिए ये वाला एक कर्व वाला, ये चारों ओर से जो कर्व है, ये वाला कर्व, ठीक है, तो उसको हमने S3 ले लिया। 3 सरफेस से मिलकर बनता है सिलेंडर। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, तो चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं। अब इजी बन गया आप लोग के लिए चीज़, अब ज़्यादा तकलीफ नहीं करेगा। थोड़ा सा एक दो बात यहाँ पे, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? S2 का एरिया वेक्टर, S2 का एरिया वेक्टर देखा जाए तो ये कहीं ऊपर होगा, ठीक है, DS2 बोल देता हूँ मैं इसको। S1 का एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर होगा, DS1। S3 का एरिया वेक्टर कहाँ होगा? कहीं हर जगह इधर बार बार निकलता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, S3। तो मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चूँकि प्लस प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती हैं, ठीक है, तो ये तो बाहर जा रही होंगी ऐसे ऐसे हर जगह, देखिए यहाँ बनाया मैंने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E और इस DS वेक्टर में यदि एंगल देखा जाए, ठीक है, ये DS वेक्टर किधर जा रहा है? सपोज ये इधर जा रहा है, एक DS वेक्टर मैं यहाँ बना दूँ तो इधर जाएगा DS3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बाहर जा रहा है, DS3 भी बाहर जा रहा है, क्योंकि DS3 क्लोज सरफेस है तो आउटवर्ड नॉर्मल होगा हमेशा एरिया वेक्टर। तो इस दोनों में एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री, है ना। DS3 कहीं भी देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी ड्रॉ कीजिए, DS3 बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, यहाँ भी DS3 बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, यहाँ भी DS3 बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और DS3 वेक्टर में एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली अब S2 वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा जाए, DS2 वेक्टर ऊपर की ओर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, दोनों में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। सिमिलरली S1 वेक्टर यदि इधर नीचे जा रहा है, नीचे दिखा रहे हैं हम लोग, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो दोनों में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। अब हो गया, अब आसानी से समझ में आएगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा थ्योरी पार्ट है, इसको लिख लीजिएगा। देखिए कैसे, नाउ कंसीडर अ गॉसियन सरफेस विच इज अ सिलेंडर। गॉसियन सरफेस लेंगे, हमने बताया अभी आपको, जो कि क्या लेंगे? सिलेंडर लेंगे, सिलिंड्रिकल शेप में लेंगे, जिसका लेंथ कितना है? L, एंड रेडियस कितना है? R है, ठीक है। हियर देयर विल बी 3 सरफेसेस, S1 एंड S2, इसको हम लोग फ्लैट सरफेस लेंगे, ब्रैकेट में बंद करके रखेंगे, एंड S3 जो कि कर्व सरफेस है। अभी बता रहे थे ना, हमारे पास इस सिलेंडर में 3 सरफेस होगा, S1 S2 एंड S3। S1 S2 कैसा है? फ्लैट है, ठीक है, एक सर्कल है, और S3 क्या है? ऐसा कर्व, ठीक है, कर्व वाला। समझ में आया? देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दीज सरफेस कितना हो जाएगा? अब इसका कारण, इस चार्ज चूंकि अंदर में बंद है तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये चार्ज जो प्लस क्यू इस गॉसियन सरफेस के अंदर बंद है, तो इसके कारण कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा कि नहीं आएगा? ऑब्वियसली आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हम लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक छोटा सा स्पीयर काटेंगे, और जिसके कारण छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, जिसको हम लोग d5 बोल देंगे। तो d5 इसको पूरा चाहिए, नेट चाहिए हम लोग को, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम लोग को इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा, इसको 0 से 5 तक कर देंगे। फिर छोटा सा जो एरिया है अपना DS1 एरिया है, उधर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? E वेक्टर डॉट DS वेक्टर, DS1 वेक्टर। लिमिट कहाँ से कहाँ पड़ेगा? 0 से
पाई आर स्क्वायर, 0 से पाई आर स्क्वायर इसके लिए। सिमिलरली S2 एरिया जो है, S2 अपना जो एरिया है सरफेस एरिया, उसके लिए कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी एस टू वेक्टर, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली डी थर्ड सरफेस के लिए जो कर्व वाला है उसके लिए कितना हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी एस थ्री वेक्टर, और लिमिट कहाँ से कहाँ पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कर्व वाला कितना होता है सिलेंडर का, होता है 2 पाई आर एल, तो उसको पड़ेगा लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से 2 पाई आर एल तक। इतना समझ में आया, आगे बढ़ें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ई डॉट डी एस को हम लोग तोड़ सकते हैं, ई डी एस वन कॉस थीटा तोड़ सकते हैं ना, बताया तो था इसका पिछला क्लास में, डॉट प्रोडक्ट है ना, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, तो ये टूट जाएगा इसमें, ये क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस टू, तो ई हो जाएगा ई डी एस टू कॉस थीटा, सिमिलरली ई डी एस थ्री कॉस थीटा, तीनों टूट जाएंगे। ठीक है, लिमिट वहीं रहेगा, 0 से पाई आर स्क्वायर, 0 से पाई आर स्क्वायर और 0 से 2 पाई आर, लिमिट तो वहीं रहेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, हम लोग को पता है थीटा जो है, ठीक है, ये जो थीटा है तो ई और डी एस वन के बीच का एंगल है, ये जो थीटा यहाँ पे जो भी लिखेंगे 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 560 जो भी लिखना है 30 40 90 हमको नहीं पता, देखते हैं, लेकिन पक्का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस वन के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस वन के बीच में एंगल कितना दिखा था आप लोग को, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और डी एस वन वैक्टर इधर जा रहा है, दोनों में एंगल कितना दिखा था, 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा के जगह पे आगे वाला पेज हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ 90 डिग्री लिखेंगे। सिमिलरली इस थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, ई और डी एस टू के बीच में एंगल कितना बना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर या फिर इधर और डी एस टू ऊपर, एक चीज़ ऊपर जा रहा है एक इधर जा रहा है, दोनों में एंगल कितना बनेगा 90। तो सेम वही 90 डिग्री इस केस में भी लिखेंगे नेक्स्ट पेज में। थर्ड केस के लिए देखिए, डी एस थ्री और ई के बीच में कितना एंगल बताया था मैंने स्टार्टिंग में बताया था, थीटा कितना बनेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और डी एस थ्री भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डी एस थ्री भी इधर, तो ये एंगल कितना बन जाएगा 0 डिग्री। तो नेक्स्ट पेज में देखिए उसी चीज़ को लिखा गया यहाँ पे देखिए, तो ये लिमिट पड़ जाएगा 0 से फाई, डी फाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई स्क्वायर, 0 से पाई स्क्वायर, 0 से 2 पाई एल, आ जाएगा ई डी एस वन कॉस 90 डिग्री, ई डी एस टू कॉस 90 डिग्री, ई डी एस थ्री कॉस 0 डिग्री। यहाँ पे मैंने रीजन दे रखा है कि ई वेक्टर परपेंडिकुलर है डी एस वन वैक्टर से, ई वेक्टर परपेंडिकुलर है डी एस टू वैक्टर से, एंड ई वेक्टर पैरेलल है डी एस थ्री वैक्टर से। इस रीजन से हम लोग को यहाँ पे 90 90 और 0 डिग्री हासिल हुआ है। ठीक है, अब कॉस 90 पे कितना देता है, 0 देता है, कॉस 90 पे 0, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे 0 0 हो जाएंगे, और कॉस 0 पे कितना, तो 1 देता है, तो ये बन जाएगा सिर्फ 0 से 2 पाई लिमिट पड़ेगा ई डी एस थ्री, ई इंटू डी एस थ्री। आगे बढ़िए, अब 0 से, अच्छा डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, लिमिट पड़ेगा 0 से फाई, तो कितना फाई मिलेगा, फाई माइनस 0 फाई मिलेगा। ठीक है, अरे देखिए डी फाई का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये 0 से फाई दिया लिमिट ना, डी फाई का इंटीग्रेशन कितना होता है फाई हो जाएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ पड़ेगा 0 से फाई, तो ये कितना हो जाएगा फाई माइनस 0। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, इसके टोटल इंटीग्रेशन की जगह पे मैंने फाई लिख दिया। ठीक है, और ये ई कांस्टेंट है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस पॉइंट पे जो स्पीयर है, अपना स्पीयर बोल रहा हूँ, सिलेंडर है, उसके हर एक सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा कि नहीं, क्योंकि हम लोग को दूरी जो है आर ही डिस्टेंस पे सब है, तो डिस्टेंस यदि सेम है, ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट है जब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन से बाहर लाएंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा डी एस थ्री, और लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से 2 पाई आर एल। अब डी एस थ्री का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एस थ्री, लिमिट वहीं 0 से 2 पाई आर पड़ेगा, ई को ई जैसे उतार देंगे, तो फाई इजिकल टू कितना हो जाएगा ई 2 पाई आर माइनस 0 2 पाई आर दे देगा, तो फाई इजिकल टू हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर। इक्वेशन नंबर 1 सेट कर देंगे इसको। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आगे देखिए, ऑल्सो फ्रॉम गॉस थ्योरम, हम लोग को जो गॉस थ्योरम से जो पता है, ठीक है, गॉस थ्योरम से हम जानते हैं कि फ्लक्स जो होता है फाई वो क्यू इनसाइड अपन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो हम लोग तो चाहें तो आराम से क्यू इनसाइड हम लोग को पता है, हम लोग को पता है जो क्यू इनसाइड में जो बंद है, ठीक है, ये जो चार्ज बंद है टोटल, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो मैं यदि लिखूँ क्यू इन बाई एल, ये जो निकलेगा हमारा जो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो निकलेगा, वो जो भी चार्ज अंदर बंद होगा अपन एल डिवाइड करेंगे वही ना वैल्यू होगा लैम्बडा का। क्या मैं लिख सकता हूँ क्या लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एल, अलग बात है मैं क्यू इन को मैं क्यू ले रहा हूँ वो अलग चीज़ है,
लेकिन क्या अंदर में जो चार्ज बंद होगा उसी को जब डिवाइड करेंगे एल से तो हम लोग को लैम्डा मिलेगा। तो क्या मैं क्यू इन की जगह पे लैम्डा एल लिख सकता हूँ, है ना? क्यू इन की जगह पे क्या लैम्डा एल लिख सकता हूँ कि नहीं? तो वहीं क्या करेंगे हम लोग, इधर इसको क्यू इन की जगह पे डायरेक्ट लैम्डा एल लिख दीजिए और डिवाइड कर दीजिए एप्सिलॉन नॉट से। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल होता है या फिर डी क्यू बाई डी एल। ठीक है, इसको क्यू इन ही कर लीजिए, आपको कन्फ्यूजन यदि हो रहा है तो। ठीक है, क्योंकि लैम्डा जो डेंसिटी होगी वो अंदर में जो चार्ज बंद होगा, क्यू इनसाइड में जो बंद होगा, अपन एल से डिवाइड करेंगे अपन लोग तो डेंसिटी मिलती है। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। या फिर इसको ऐसे देख सकते हैं, डी क्यू इजिकल टू लैम्डा डी एल है कि नहीं, डी क्यू इजिकल टू लैम्डा डी एल है कि नहीं है। अब टोटल चार्ज एनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को? टोटल चार्ज जो बंद होगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोग को टोटल चार्ज मिल जाएगा कितना बंद है। ये तो डी क्यू क्या छोटा सा लेंथ के लिए, डी एल लेंथ के लिए छोटा सा चार्ज होता है, पूरा चार्ज के लिए हम लोग क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, इसको दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा चार्ज मिल जाएगा अंदर में कितना बंद है। डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा अंदर का चार्ज क्यू इन मिल जाएगा, लैम्डा तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा। और डी एल का इंटीग्रेशन 0 से एल तक कितना देगा, इसका इंटीग्रेशन अब करिए आप, डी एल का इंटीग्रेशन एल देगा, लिमिट पड़ेगा एल 0 से एल तो वो भी एल आएगा। तो क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा लैम्डा एल। यहाँ से भी समझ सकते हैं, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप लोग देख लीजिए कहाँ से अच्छा लगता है आपको लिखने में। ठीक है, अब हम लोग को इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया, इस दोनों का इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम लोग क्या मिला, वी गेट ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से एल एल कट जाएगा तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी छोड़ सकते थे इक्वेशन, ये भी सही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम लोग इसको एक जनरल फॉर्म में लेकर आ रहे हैं। 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, 2 ऊपर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए, तो उससे क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला 4 हो जाएगा और ऊपर में क्या बच जाएगा 2 लैम्डा। तो हो जाएगा 2 लैम्डा अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या देता है, के। तो हम लोग क्या लिख देंगे 2 के लैम्डा बाई आर। समझ में आया मैं क्या किया, वो 1/4 पाई, यहाँ पे 2 पाई आर था ना तो मैंने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बना दिया इसको, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया, 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके के ले आया। तो ये भी सही था, इतना भी छोड़ सकते थे हम लोग। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा जनरलाइज कर दिए उसको। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लेंथ ऑफ वायर के कारण जो अपना इक्वेशन आया। यहाँ पे नोटिस कीजिए 2 कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, 1/r पे। ठीक है, r बढ़ाते जाइए इलेक्ट्रिक फील्ड घटते चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा बात, क्लियर है? तो ये अपना हो गया इन्फिनाइट लेंथ ऑफ वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसका यदि ग्राफ देखना चाहें तो एक ग्राफ ही बनेगा। सपोज कीजिए हम ई वर्सेस आर के बीच में ग्राफ बनाना चाह रहे हैं फॉर इन्फिनाइट लेंथ ऑफ वायर के कारण। तो जब आर 0 होगा, आर जब 0 होगा, यहाँ पे जब आर 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इन्फिनिटी पे होगा, तो कहीं इधर से स्टार्ट होगा ग्राफ। और जब आर इन्फिनाइट होगा, आर इन्फिनाइट कर दीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0। तो कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ, कहीं इन्फिनिटी पे जाते हुए मिलेगा। ठीक है, ये भी कहीं इन्फिनिटी से आएगा ऊपर में, 0 पे इन्फिनिटी में। ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, थिन इन्फिनाइट लेंथ ऑफ वायर का ग्राफ ऐसा बनेगा। क्योंकि हम लोग को यहाँ पता है ई जो है आर पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये सब तो कांस्टेंट है। समझ में आया, क्लियर हो गया सब कुछ? ठीक है, तो देखते हैं और इसका नेक्स्ट समझिए, और मैक्सिमम 2 लेक्चर लगेगा, या फिर समझिए एक या दो लेक्चर और लगेगा, हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए आप लोग, ध्यान दीजिए, है ना। जितना भी हो गया पढ़ाई उस पर उसको रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन हम तो कराते ही, कुछ कुछ अपने से भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने कीजिए, है कि नहीं। और जो भी डाउट हो पूछिए, है ना। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।